जय हिंद साथियों, वैष्णवी ग्रुप के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो हम सेशन लेकर आए हैं वो है एमपीपीएससी प्री यूनिट 10 मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, जिसका जो सब टॉपिक होता है वो होता है गोंड जनजाति। इससे पहले जो भारिया जनजाति हैं, कोरकू जनजाति हैं, भील जनजाति हैं, बेगा हैं, इनसे रिलेटेड जो है सारी चीज़ें जो है हमने डिस्कस की थी। आज का जो सेशन बेस्ड होगा वो होगा गोंड जनजाति। सो हम स्टार्ट करते हैं गोंड जनजाति। गोंड जनजाति की अगर बात हम करें तो गोंड जनजाति का सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सामान्य परिचय। गोंड जनजाति जो ये आदिवासी समूह होते हैं, ये क्या होते हैं कि विश्व के एक सबसे बड़े जो है समूह में से एक होते हैं। कौन? गोंड जनजाति। और ये जो गोंड जनजाति जो होती है ये हमारे भारत की सबसे बड़ी जनजाति होती है। क्या होती है फ्रेंड्स? भारत की सबसे बड़ी जनजाति होती है गोंड। और ये मध्य प्रदेश की जो है इस सेकंड नंबर की क्या होती हैं? सबसे बड़ी जनजाति होती हैं। और ये जो प्रजाति होती हैं ये प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड जो है समूह से संबंधित होती है। और ये जो गोंड होते हैं ये स्वयं को जो है क्या कोयतो कहते हैं। क्या कहते हैं? ये स्वयं को कोयतो कहते हैं। अब इन जो गोंड जो ये जनजाति होती है इसमें आता है गोंड। ये जो गोंड शब्द की जो उत्पत्ति होती है ये एक तेलुगु भाषा के शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है, क्या होता है? कोंड। कोंड यानी कि पर्वत। यानी कि ये जो जनजाति होती है ये विंध्य और मध्य प्रदेश के संदर्भ की बात कर रहा हूँ मैं। विंध्य और सतपुड़ा के जो पर्वतीय क्षेत्र में वहाँ पर क्या करती है? ये निवास करती हैं। कहाँ पर करती हैं? विंध्य व सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्रों में। विंध्य व सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्रों में ये निवास करने वाली होती है। और तेलुगु भाषा में इसका शब्द होता है कोंड। कोंड का जो अर्थ होता है वो होता है पर्वत, है ना। यानी कि पर्वतीय क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति होती है। और मध्य प्रदेश की अगर बात हम करें इसके वितरण की देखें, प्रादेशिक वितरण में, तो दक्षिण पूर्वी भाग में नर्मदा घाटी के जो है दोनों किनारों की ओर जो जनजाति का वितरण हमें देखने को मिलता है। इसमें जो प्रमुख जिले आते हैं वो जिले आते हैं मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी व छिंदवाड़ा जो है इसमें जिले आते हैं। अब जो अगर देखा जाए तो अब हम देखते हैं इनकी जनगणना का क्या, ये 2011 के परिप्रेक्ष्य में है सारी जनगणना जो होती हैं ये 2011 के हिसाब से हम जनगणना को ले रहे हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार अगर देखा जाए तो गोंड जनजाति की जो जनसंख्या होती है वो होती है 50 लाख, लगभग 50,93,000 के लगभग की इनकी जनसंख्या होती है। और कुल अजा में इनका जो योगदान होता है, यानी कि जो हमारी 1,53,16,784 जो जनसंख्या होती है अनुसूचित जनजाति की, उसमें जो इनका योगदान आता है वो आता है 33.25% इनका योगदान आता है। किसका? गोंड जनजाति का। और सर्वाधिक जो जनजाति होती है वो छिंदवाड़ा के ज़िले में देखी गई, वहाँ पे है। और इसका जो कुल जनसंख्या होती है छिंदवाड़ा में वो होती है लगभग 6,20,000 के समथिंग इनकी जनसंख्या होती है। और इसकी साक्षरता का अगर परसेंट देखा जाए तो 60.1% जो है गोंड जनजाति की क्या होती है? लिटरेसी रेट होती है। तो फ्रेंड्स, ये हमने डिस्कस किया है एक सामान्य परिचय, उनकी जनसंख्या का वितरण, और मध्य प्रदेश में इनका जो है प्रादेशिक वितरण क्या होता है। अब जो हम देखेंगे इनके उपजातियों के वर्ग कि इनकी उपजातियाँ कौन कौन सी होती हैं। तो उपजातियों की अगर बात हम करें तो इसमें जो आता है, उपजातियों में 2 वर्ग यहाँ पे मिलते हैं। एक व्यवसाय के आधार पर और एक वर्ग जो हमें मिलता है एक व्यवसाय के आधार पर मिलेगा और एक निवास स्थान के आधार पर, है ना। व्यवसाय में अगर देखा जाए तो एक मिलते हैं अगरिया जो होते हैं वो काम करते हैं, लोहे का काम करते हैं, लोहे का काम करने वाले, है ना। और फिर इनमें होता है एक होता है कोयला भूतिस जो होते हैं ये होते हैं नाचने गाने वाले, गाने का एक काम करते हैं। कौन? कोयला भूतिस। फिर इनमें आते हैं एक सोलाहस करके आते हैं जो बढ़ाईगिरी का काम करते हैं। और इनमें एक आते हैं अपने एक प्रधान करके आते हैं जो पूजा पाठ धार्मिक कार्य करते हैं। और निवास में अगर देखा जाए तो एक आते हैं राजगोंड। ये जो राजगोंड होते हैं फ्रेंड्स, ये क्या होते हैं? ये होते हैं भूस्वामी होते हैं, है ना। राजगुण क्या होते हैं? ये जो राजगुण होते हैं ये होते हैं भूस्वामी होते हैं।
फिर एक आते हैं धूर्गोंड। धूर्गोंड जो आते हैं ये साधारण वर्ग में आते हैं। किसमें? साधारण वर्ग में इनको जो है लिया जाता है। एक और इनमें भी वर्ग मिलता है, एक और मिलता है मुरिया। ये काफ़ी पिछड़े होते हैं ये मुरिया, ये अत्यंत ही पिछड़े होते हैं गोंडों के वर्ग में। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आ गए गोंड जनजाति के जो हैं इनके उपजातियों के जो वर्ग आते हैं, उपजातियों के वर्ग है ना, ये इनके उपवर्ग भी हम कह सकते हैं, है ना। तो उपवर्ग एक तो व्यवसाय के आधार पर अगरिया होते हैं जो लोहे का काम करते हैं, कोयला भूति जो नाचने गाने का काम करने वाले, सोल्हास जो होते हैं बढ़ाईगिरी, और जो प्रधान होते हैं वो पूजा पाठ, और एक होते हैं ओझा। ओझा जो होते हैं ये क्या करते हैं? ये झाड़ फूक का कार्य करते हैं, है ना। ये झाड़ फूक का काम कौन करते हैं? वो करते हैं ओझा करते हैं, है ना। फिर जो होते हैं इनमें कुछ निवास के स्थान के आधार पर होते हैं, वो होते हैं राजगोंड जो कि भूस्वामी होते हैं, धुरगोंड जो कि साधारण गोंडों के साधारण वर्ग में आते हैं। फिर जो आते हैं मुरिया जो आते हैं वो अत्यंत ही पिछड़ी क्या होती है? गोंड जनजाति होती है। सो फ्रेंड्स, ये हमने डिस्कस किए हैं इनका सामान्य परिचय, जनसंख्या, उनके वितरण को लेकर। अब जब हम स्टार्ट करेंगे इनके जो है इनकी सामाजिक जो परंपराएं होती हैं वो क्या होती हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब जो हम देख रहे हैं वो हम देख रहे हैं गोंड जनजाति का सामाजिक संगठन। और सामाजिक संगठन की अगर हम बात करें तो इसमें जो परिवार होता है वो परिवार होता है पितृसत्तात्मक। क्या होता है? इनके परिवार में क्या होती है? पितृसत्तात्मक एक जो है पुरुष प्रधान ये परिवार होता है। और इनमें जो है एक पंचायत व्यवस्था होती है। इनके संगठन में क्या होती है? एक होती है पंचायत व्यवस्था होती है। और ये जो पंचायत होती है ये क्या करती है? ये आंतरिक मामलों का निपटान करती हैं। क्या करती हैं? ये आंतरिक मामलों का निपटान पंचायत के द्वारा किया जाता है। और जो पंचायत का जो मुखिया होता है, पंचायत का मुखिया होता है देशमुख, या जिसको कहा जाता है मांझी, या इसको कहा जाता है भोई। एक अन्य नाम भी मिलता है इसका, वो मिलता है भोई। अब पंचायत के बाद आता है गांव का मुखिया। गांव का मुखिया होता है मुकद्दम। कौन होता है? मुकद्दम जो होता है वो गांव का मुखिया होता है। अब जो क्या होता है, जो गुप्त सूचनाएं होती हैं वो दीवान के द्वारा जो है मुखियाओं को, यानी कि जो पंचायत मुखिया होते हैं उनको उपलब्ध करवाई जाती हैं। अब एक आता है इसमें लिखई। लिखई जो होता है वो वृद्ध सदस्य होता है। तो यह पंचायत की जो है इनकी व्यवस्था होती है। और जो आंतरिक मामलों का निपटान पंचायत के द्वारा किया जाता है, जिसमें मुखिया जो होता है देशमुख, मांझी या भोई कहा जाता है। मुकद्दम गांव का मुखिया होता है। जो दीवान होता है वो गुप्त सूचनाएं जो होती हैं वो मुखियाओं को उपलब्ध कराता है। लिखई जो होता है वृद्ध सदस्य होता है इसमें, पंचायत की जो समिति होती है उसमें। और एक आता है गुनिया या बरुआ, जो कि तांत्रिक क्रिया करने वाला क्या होता है, या पंडा भी जिसको हम कह सकते हैं, है ना। ये इसमें क्या होता है? ये इनकी व्यवस्था होती है। अब क्या होता है कि एक इनमें एक प्रथा आती है घोटुल प्रथा। घोटुल प्रथा यानी कि जो अविवाहित युवक युवतियाँ जो होती हैं उनके लिए एक संस्था होती है इस जो है जनजाति में, जिसकी शुरुआत जो है लिंगों ने की थी। किसने कहते हैं? लिंगों ने की थी। और लिंगों इनके आराध्य देव भी होते हैं गोंडों के। इनके जो युवा ग्रह होते हैं वो घोटुल कहलाता है। तो एक प्रश्न आपसे पूछा भी जा सकता है प्री में कि घोटुल जो है युवा ग्रह किस जनजाति से संबंधित है? तो वो गोंड जनजाति से संबंधित होता है। कौन? घोटुला। तो फ्रेंड्स ये है इनकी सामाजिक जो है संगठन। अब इनके अगर जन्म संस्कार की अगर बात हम करें तो जन्म संस्कार में क्या होता है कि जन्म संस्कार में इनका एक आता है नामकरण संस्कार। नामकरण जो संस्कार होता है वो होता है कब? 12वें दिन जब नामकरण होता है इनका जन्म के, उसके 6 दिन बाद, 6 दिन बाद बच्चों को जो है ध्रुव तारा दिखाना। इनमें ध्रुव तारा दिखाने की परंपरा होती है गोंड जनजाति में। बच्चे को या शिशु को ध्रुव तारा दिखाने की जो परंपरा होती है ये इनमें होती है। कब? वो होती है जन्म के इनका नामकरण जो होता है वो 12 दिन बाद होता है जन्म के। और फिर उसके 12वें दिन के पश्चात जो है उसके 6 दिन बाद, यानी कि जो जन्म नामकरण संस्कार के 6 दिन बाद क्या होता है, इनमें शिशु को जो है ध्रुव तारा दिखाया जाता है। तो ये है इनकी जो है जन्म संस्कार। अब जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे इनमें विवाह की परंपराएं। हेलो फ्रेंड्स,
अब जो हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं गौंड जनजाति में विवाह की परंपराएं, ये विवाह की जो प्रथाएं कौन कौन सी होती हैं। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होता है कि एक तो इसमें विवाह होता है पॉलीथर विवाह इसमें होता है, एक हट विवाह होता है, एक पठौनी विवाह होता है और एक सेवा विवाह होता है, और क्या होता है कि इनमें कुछ मृत्यु संस्कार भी होते हैं। तो हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं पॉलीथर विवाह क्या होता है। तो पॉलीथर विवाह जो होता है वो होता है अपहरण करके ले जाना। ये होता है अपहरण विवाह होता है, जिसको पाए सोतुर भी कहा जाता है। इसका एक अन्य नाम होता है पाए सोतुर विवाह भी होता है। यानी कि अपहरण करके क्या करना, विवाह करना, पाए सोतुर या जो है पॉलीथर विवाह कहलाता है। अब जो आता है वो आता है हट विवाह। हट विवाह जो होता है वो होता है भागकर शादी करना। क्या होता है, भागकर शादी करना। ये जो आता है ये आता है हट विवाह में आता है। अब जो आता है जैसे पठौनी विवाह क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो लड़के की बारात आती है, लड़के की बारात कहाँ ले जाना, लड़की वालों के यहाँ ले जाना। लड़की की यहाँ पर बारात जाती है, किसकी, लड़के की जो बारात हैं वो लड़की वालों के यहाँ पे जाते हैं, उसको कहा जाता है पठौनी विवाह उसको कहा जाता है। अब एक आता है सेवा विवाह। अभी जो सेवा विवाह होता है इसमें क्या होता है कि जो लड़की पक्ष से अगर जो ससुर होता है वो जब यूँ कहें कि जब लड़की का जो पिता होता है जो विवाह के लिए राज़ी नहीं होता है ना, तो क्या होता है कि जो लड़का होता है वो क्या अपने भावी ससुर के यहाँ पर जाकर उनकी क्या करता है, सेवा चाकरी करता है ना। यानी कि घर जमाई बनकर वो उनकी पहले क्या करेगा, विवाह से पहले उनकी सेवा वगैरह करेगा। उससे खुश होकर जो है उसको जो है फिर अपनी बेटी का विवाह उससे किया जाता है। इसको घर जमाई विवाह भी कहा जाता है, लामा नाई जो होता है वो उसको कहा जाता है ना। तो सेवा विवाह जो होता है ये घर जमाई विवाह होता है, घर जमाई विवाह होता है सेवा विवाह। और इसमें क्या होता है अगर देखा जाए तो गौंड जनजाति जो होती हैं विवाह को लमजना कहा, अपनी भाषा में क्या कहती हैं, जनजाति जो होती है ये अपनी भाषा में इसको कहती हैं लमजना कहती हैं। विवाह को क्या होता है, एक अन्य नाम होता है वो होता है लमजना। लमजना यानी कि विवाह का जो एक अन्य नाम गौंड जनजाति द्वारा लमजना दिया जाता है ना। और इसमें क्या होता है कि जो वधु मूल्य होता है, वधु मूल्य को ये कहते हैं दूध बंद। दूध बंद एक शब्द जो होता है वो वधु मूल्य के लिए जो है गौंड जनजाति में प्रचलित होता है। क्या, दूध बंद शब्द जो होता है वधु मूल्य के लिए प्रचलित होता है। और अगर देखा जाए तो विवाह में क्या होता है कि मंडप लगाने की जो प्रथा होती है जो उसको कहते हैं मांगर माटी। मांगर माटी जो है मंडप इसमें लगाया जाता है। और दूध लौटावा विवाह क्या होता है, तो साथियों दूध लौटावा जो विवाह होता है वो क्या होता है कि भाई का लड़का या लड़की, बहन की लड़का या लड़की, इन दोनों का शादी का जो होता है वो होता है दूध लौटावा विवाह होता है। और ये जो जनजाति होती है ये ददिहार और ननिहाल जो होता है उसमें विवाह करना अपना नैतिक अधिकार मानती है। कौन सी, गौंड जनजाति। अब जो आती हैं इसमें वो आती हैं कि कुछ मृत्यु संस्कार होते हैं। तो मृत्यु संस्कार को अगर हम देखें तो इसमें एक प्रथा आती है, वो आती है दशमानी या 10 गात्र प्रथा आती है। इस दशमानी प्रथा में क्या होता है कि पंचों के सामने जो विधवा स्त्री होती है उसको क्या होता है कि चूड़ियाँ पहनाई जाती हैं इस प्रथा में। किसमें, दशमानी या 10 गात्र इनकी एक प्रथा होती है, उसमें ये कार्य होता है। और क्या होता है कि इसमें एक दान भी दिया जाता है ना। उस दान को जो है अगर हम देखें तो उस दान को जो है प्रधान, दान के स्वरूप में जो वस्तुएं मिलती हैं उसको कहते हैं प्रधान कहते हैं। और उस दान का जो नाम होता है वो होता है मोरदान। मोरदान होता है। और ये जो मोरदान जो लेता है, मोरदान लेने वाला कहलाता है या तो ओगी या एक होता है दसूंधी। इसको कहते हैं ओगी या दसूंधी
दसोंधी भी इसको कहा जाता है। किसको? जो मोरदान लेने वाला, जो मृत्यु संस्कार में जो है एक जो प्रदान करके वस्तुएं मिलती हैं दान स्वरूप, उनको प्रदान कहा जाता है। और ये जो दान होता है ये मोरदान कहलाता है। और मोरदान लेने वाला, जो नेगी लेने वाला होता है, वो ओगी, या यूँ कहें कि जो नेग लेता है उसको कहते हैं दसोंधी। क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं दसोंधी कहा जाता है। अब इस जो मृत्यु संस्कार में क्या होता है, एक गान होता है, मृत्युगान। मृत्युगान जो होता है वो होता है खहूल पाता। खहूल पाता करके इनका क्या होता है, एक मृत्युगान भी गोंड जनजाति में क्या होता है, प्रचलित होता है। सो फ्रेंड्स, ये है इनके विवाह और विवाह के पश्चात इनके मृत्यु संस्कार कौन कौन से होते हैं। विवाह इनमें पोलिथर विवाह होता है, अपहरण विवाह जिसको पायसुत्र का विवाह भी कहा जाता है, एक हट विवाह होता है, भाकर शादी करना, यानी बघेली विवाह जिसको कहा जाता है। हट विवाह को क्या कहा जाता है? हट विवाह को कहा जाता है इसको बघेली विवाह भी इसको कहा जाता है। एक पठौनी विवाह होता है जिसमें लड़की की बारात जो लड़की वाला के यहाँ पे जाती है। सेवा विवाह ये नहीं होता है, लामा घर जमाई विवाह। विवाह में जो मंडप लगाना, मांगरा माटी। दूध लौटाओ विवाह जो होता है, भाई का लड़का या लड़की बहन की लड़का या लड़की, इनमें जो है शादी का जो होता है इनमें प्रथा होती है गोंड जनजाति में। और साथ ही साथ देखा जाए तो ये जो जनजाति होती है, ये जो विवाह को जो है एक अन्य शब्द नाम से भी लमजना भी कहती है। और वधु मूल्य को इसमें दूध बंद कहा जाता है। मृत्यु संस्कार में अगर देखा जाए तो मृत्यु जो गान होता है वो खहूल पाता कहलाता है। इसकी जो प्रथा होती है वो 10 दशगात्र होती हैं, जिसमें पंचों के सामने विधवा स्त्री को चूड़ियाँ पहनाई जाती हैं। दान के स्वरूप में जो वस्तुएं होती हैं वो प्रदान होती हैं, और जो दान होता है मोरदान कहलाता है। और जो मोरदान लेने वाला जो होता है नेगी, वो नेगी या जो है दसोंधी कहलाता है। सो फ्रेंड्स, ये है इनके मृत्यु संस्कार हो रही है। अब जो अगर हम देखें तो अब जो हम इनके आर्थिक क्रियाओं की बात हम करेंगे कि इनकी आर्थिक क्रियाएँ कौन कौन सी होती हैं। आर्थिक क्रियाओं में देखा जाए आर्थिक क्रियाओं में जो है या आर्थिक गतिविधि, आर्थिक क्रियाएं या आर्थिक क्रिया जो मुख्य होती हैं वो होती हैं कृषि, मुख्य कृषि, और जो अतिरिक्त इनके साथ में जो होती है कृषि और पशुपालन। इनकी 2 क्रियाएं होती हैं आर्थिक क्रिया के स्वरूप में। और इनकी अगर बात की जाए बोली की या भाषा की, तो देखा जाए जो गोंड जो भाषा होती है, जो गोंडी भाषा होती हैं, इसको 2019 में मध्य प्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम में शामिल किया गया है। किसको? गोंडी भाषा को। सो फ्रेंड्स, ये है इनकी जो है आर्थिक क्रिया, इनकी बोली कौन कौन सी होती हैं। अब जो हम नेक्स्ट इनका जो डिस्कस करेंगे वो इनके करेंगे इनके जो हैं कौन कौन सी इनमें नृत्य गान की परंपरा होती है, कौन कौन सी धार्मिक इनमें परंपराएं होती। हेलो फ्रेंड्स, अब जो हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश की जनजाति गोंड जनजाति में जो हैं इनकी धार्मिक परंपराएं या इनकी मान्यताएं क्या क्या होती हैं। तो अगर हम देखा जाए तो ये जो गोंड जनजाति होती हैं ये क्या इनका ये मत होता है कि जो लिंगादेव होते हैं, है ना, ये इनकी उत्पत्ति जो होती है लिंगादेव से होती है, ये इनका मानना है। और लिंगादेव इनके आराध्य देव होते हैं। आराध्य देव कौन होते हैं? लिंगादेव होते हैं। और लिंगादेव को ही तो कोया पुनेम भी कहा जाता है। इनको एक शब्द आता है कोया पुनेम। कोया पुनेम जो होता है ये इनके लिंगादेव को कहा जाता है। तो इनकी जो उत्पत्ति होती है गोंड जनजाति की वो होती है लिंगादेव से होती है, और इनके आराध्य देव होते हैं जिनको कोया पुनेम भी कहा जाता है। अब जो आता है इनके जो पुजारी होते हैं, इनके पुजारी को कहा जाता है देवरी। क्या कहा जाता है? देवरी इनके पुजारी को कहा जाता है। और इनके जो परंपरागत जो पुरोहित होते हैं किनके? गोंड जनजाति के, वो होते हैं बेगा। कौन होते हैं? बेगा जनजाति जो होती हैं ये इनके परंपरागत पुरोहित होते हैं। इनके जो मुख्य देवता आते हैं वो आते हैं दुल्हा देव आते हैं, और इनके जो व्यापक देव आते हैं वो आते हैं बड़ा देव।
जो बड़ा देव होते हैं वो इनको व्यापक यानी कि जो सर्व जगह व्यापक होते हैं वो होते हैं इनके बड़ा देव होते हैं। और ग्राम की जो रक्षा करती हैं वो करती है इनकी खेरमाई। खेरमाई जो होती हैं इनके गांव की रक्षा करने वाली क्या होती हैं इनकी देवी होती हैं। और इनके जो ग्राम के देव होते हैं वो होते हैं ठाकुर देव। ठाकुर देव जो होते हैं इनके गांव के ग्राम के देवता होते हैं ठाकुर देव होते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है इनकी क्या है धार्मिक परंपराएं। इनकी उत्पत्ति लिंगादेव से होती है। इनके जो पुजारी होते हैं उनको देवरी कहा जाता है। मुख्य देवता दूल्हा देव होते हैं। व्यापक देव बड़ा देव, ग्राम के देवता ठाकुर देव। इनके परंपरागत जो पुरोहित होते हैं वो बेगा जनजाति होती है। ग्राम की जो रक्षा करती है वो खेरमाई करती है। अब क्या होता है कि इनमें एक कला आती है नोहडोरा। अभी जो नोहडोरा कला क्या होती है, देखो नोहडोरा जो कला होती है इसमें क्या होता है कि ये एक भित्ति चित्र होता है। क्या होता है? भित्ति चित्र, यानी कि जो दीवार पर बनाया जाता है। और इस नोहडोरा कला का संबंध किससे होता है? वो होता है गोंड जनजाति से। इसमें यह होता है कि नया घर जब बनाते हैं, नया घर बनाते समय दीवार पर मिट्टी से यूँ कहें कि जो रेखाओं के अलंकरण बनाए जाते हैं, रेखाओं के भित्ति अलंकरण बनाना, भित्ति अलंकरण इसमें बनाया जाता है। किसमें? नोहडोरा कला में। तो नोहडोरा जो कला होती है ये भित्ति चित्र होते हैं जिनका संबंध जो होता है गोंड जनजाति से होता है। जब नया घर बनाते हैं तब दीवार पर जो है मिट्टी से बनाई गई जो आकृतियाँ होती हैं, रेखांकन जो आकृतियाँ होती हैं उनको ही नोहडोरा कहा जाता है। और इसका संबंध जो है वो गोंड जनजाति से होता है। अब इनमें क्या होता है कि एक और कला आती है, वो आती है डिगना कला। अभी डिगना कला से संबंधित जो है इनके जो कलाकार होते हैं उनसे संबंधित प्रश्न भी पूछे गए हैं। और नोहडोरा कला का संबंध किस जनजाति से होता है ये भी पूछा गया है। या फिर नोहडोरा जो कला होती है उसकी कौन सी विधा से संबंधित होती है, यानी कि भित्ति चित्र से संबंधित होती है। अब जो आती है वो आती है डिगना कला। क्या आती है? डिगना कला। ये भी एक भित्ति चित्र का ही स्वरूप होता है ना। क्या होता है? ये भी होता है भित्ति चित्र। ये जो कला होती है ये विवाह के अवसर पर, जो शुभ अवसर आता है, विवाह अवसर पर गोबर और मिट्टी से निर्मित जो लेप होता है उससे बनाई जाती हैं। और ये ज्यामितीय त्रिकोणीय इनकी रेखांकन होता है, इनका ज्यामितीय और त्रिकोणीय रेखांकन इसमें होता है। किसमें? डिगना कला में। और ये भित्ति चित्र होता है और इसका संबंध जो होता है वो गोंड जनजाति से होता है। अब जो अगर देखें तो डिगना कला में जो है कुछ इनके जो कलाकार होते हैं उनमें कलाकार में एक जो आते हैं आनंद से श्याम करके आते हैं, आनंद सिंह श्याम। इनका संबंध होता है डिंडोरी से। एक आती है धनिया बाई। इनसे संबंधित पूछा गया है कि आनंद से श्याम और धनिया बाई का संबंध जो है किस कला से होता है, यानी कि डिगना कला से इनका संबंध होता है। एक इनमें आते हैं एक कलावती श्याम करके भी आती है, कलावती श्याम। एक इनमें आते हैं एक दुर्गाबाई व्योम करके भी इनमें जो है क्या आती हैं, एक चित्रकार इनमें आते हैं दुर्गाबाई व्योम। और एक आते हैं जनगढ़ से श्याम भी आते हैं इनमें। कौन से आते हैं? जनगढ़ से श्याम भी इनमें आते हैं। जंगड़ सिंह श्याम। एक भज्जू सिंह श्याम भी इनमें ही आते हैं।
भज्जू से शाम्बिक का संबंध डिगना कला से होता है। सो फ्रेंड्स, ये हैं इनकी दो कलाएँ जो होती हैं, भित्ति चित्र कलाएँ होती हैं गोंड जनजाति में। एक होती है नोहडोरा, जो कि नया जो घर बनाते समय दीवार पर बनाई जाती है, और एक डिगना कला होती है जो विवाह अवसर पर गोबर मिट्टी के लेप से जामती और त्रिकोणी जो रेखांकन इनमें किया जाता है। अब जो अगर आप देखें तो अब हम इनमें देखेंगे कि इनके नृत्य, उत्सव, इनके पर्व कौन कौन से होते हैं। फ्रेंड्स, अब जो हम देख रहे हैं वो देख रहे हैं गोंड जनजाति में नृत्य, उनके जो है उनके पर्व या उनके उत्सव कौन कौन से होते हैं। तो इसमें एक नृत्य आता है, वो आता है कर्मा नृत्य करके आता है। और जो कर्मा नृत्य, इससे रिलेटेड जो है प्री में क्वेश्चन भी पूछा गया है कि कौन सा नृत्य जो होता है जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, वो है कर्मा नृत्य। कर्मा नृत्य जो होता है फ्रेंड्स, ये होता है स्त्री प्रधान नृत्य होता है। क्या होता है? स्त्री प्रधान नृत्य होता है कर्मा नृत्य। इसकी विशेषता ये होती है कि इसे गिनीज बुक में इसको शामिल किया गया है। किसमें? कर्मा नृत्य को गिनीज बुक रिकॉर्ड में, इसको रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। गोंड जनजाति ये विश्व का पहला, यानी कि विश्व का जो ये पहला है नृत्य, विश्व का प्रथम नृत्य है ये, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। किसे? कर्मा नृत्य को। और ये गोंड जनजाति से संबंधित होता है और स्त्री प्रधान ये नृत्य होता है। इसका जो वाद्य यंत्र आता है वो आता है मांदर, वाद्य यंत्र आता है, इसको हम कहते हैं मांदर की थाप पर ये नृत्य किया जाता है। अब बताएं सेला नृत्य। सेला नृत्य जो होता है वो पुरुष प्रधान होता है। फिर आता है भड़ोनी नृत्य, ये विवाह के अवसर पर किया जाता है ना। फिर आता है बिरहा नृत्य, यानी कि विरह मिलन का सूचक होता है नृत्य। फिर आता कहरवा, जो खुशी के अवसर पर किया जाता है, खुशी अवसर पर। फिर आता है सोवा नृत्य, जो होता है ये जब धान की फसल पकने पर ये होता है, धान फसल पकने पर जो है कौन सा नृत्य किया जाता है? सोवा नृत्य किया जाता है। अब जो आता है वो आता है मड़ई पर्व करके आता है। अब जो मड़ई पर्व आता है ये क्या आता है? इनका महत्वपूर्ण पर्व आता है गोंड का, महत्वपूर्ण इनका पर्व है, ठीक है। और अगर देखा जाए तो ये मड़ई पर्व जो होता है ये क्या होता है? कुछ विशेष कामनाओं होती हैं, जैसे कि फसल पकने पर या सुखी जीवन की कामना हेतु या आनंद हेतु, है ना। और मुख्यतः जो मड़ई नृत्य होता है, मुख्यतः ये मंडला और डिंडोरी जो क्षेत्र होते हैं, जिले होते हैं, उनमें ये जो है मड़ई नृत्य का आयोजन किया जाता है। कुछ विशेष कामनाओं हेतु जो है, या सुखी जीवन के आनंद हेतु, या यूँ कहें कि कोई फसल पकना है, तो उनमें ये मड़ई नृत्य किया जाता है। फिर आता है लारू काज। अभी जो लारू काज आता है ये होता है सूअर के विवाह का प्रतीक, सूअर के विवाह का एक प्रतीक होता है और सूअर की बलि इसमें दी जाती है। ऐसी इनमें प्रथा होती है गोंड जनजाति में। नवाखनी जो होता है वो फसल, यूँ कहें कि जो नई फसल में जो बाली आने का जो समय होता है, फसल में बाली आने पर यह नृत्य किया जाता है। फसल में बाली आने पर यह नवाखनी नृत्य पर्व मनाया जाता है। फिर आता है बकबंदी जो होता है ये क्या होता है कि प्रकृति जन एक रक्षाबंधन होता है। इसमें क्या होता है कि जो पलाश के जो पौधे होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं उनसे इनके जो रेशे बनाए जाते हैं, और जो है फिर क्या होता है गोंड जनजाति में सभी एक दूसरे को ये क्या इनमें बांधा जाता है हाथों पर, यानी कि रक्षाबंधन के थ्रू जो है ये ऐसा पर्व ये मनाते हैं। यानी कि प्रकृतिजन्य जो है ये एक प्रकृतिजन्य एक रक्षाबंधन का पर्व होता है ये, ठीक है। और इसमें जो है पलाश के जो रेशे होते हैं जड़ों के, उनसे ये पर्व को मनाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इनमें आता है छेरता नृत्य करके आता है। क्या आता है? छेरता। अब ये छेरता जो आता है ये बच्चों का पर्व आता है। जो गोंड जनजाति में जो बच्चे होते हैं वो इसको मनाते हैं, और पौष मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। फिर आता है एक हर ढीली करके आता है। हर ढीली जो होता है हरेलिया में उसको मनाया जाता है इनमें।
श्रावण मास की जो होती हैं उसमें। सो फ्रेंड्स, ये हमने डिस्कस किया है गोंड जनजाति से संबंधित उनके नृत्य पर्व, उनकी जो धार्मिक परंपराएं कौन कौन सी होती हैं, उनमें विवाह की जो पद्धतियाँ क्या होती हैं, मृत्यु संस्कार कौन कौन से होते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए वैष्णवी ग्रुप ऑफ MPPSC और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। सो फ्रेंड्स, अब जो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट जो सेशन हमारा आने वाला है वो सरे जनजाति से संबंधित होगा, जो सहरिया जनजाति से संबंधित होगा। और अब जो आने वाले जितने भी सारे लेक्चर्स होंगे वो मेंस के ओरिएंटेड होंगे, यानी कि मेंस में जो फॉर्मेटिंग होती है उस हिसाब से हम सारी चीज़ें लेकर हम चलेंगे। और ये जो है जनजाति वाला टॉपिक ये भी पैरेलली हम साथ साथ में जो है ये भी फ्री ऑफ जो है यूट्यूब से पर आप इसको देख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।